हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमिसाइल रूल की। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है ऑल इंडिया कोटा। दूसरा तरीका है स्टेट और यूटी की जो अपनी जो काउंसलिंग होती है, जिसको हम स्टेट काउंसलिंग भी बोलते हैं, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन स्टेट में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका उस स्टेट का या यूटी का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। कुछ यूटी जैसे दिल्ली है, उसमें अगर आपने सिर्फ वहाँ से एजुकेशन भी ली है तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी साथ साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसका भी उसको टाइमली सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। और अगर उसने अभी तक अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो वो भी उसको बनवा लेना चाहिए। जहाँ तक बात है ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में बेनिफिट उनको मिलता है जो एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। तो आपने जब आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपने एनसीएल का सर्टिफिकेट ही बनवाया है। ऐसे ही कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट की काउंसलिंग के लिए आप जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीसी में दो कैटेगरी होती हैं, बीसी ए और बीसी बी। तो स्टेट में काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको एस सी का सर्टिफिकेट की कैटेगरी में आए तो वो बनवाएंगे। बीसी में अगर ए कैटेगरी में आते हैं तो बीसी ए का सर्टिफिकेट बनेगा। बीसी बी में आते हैं तो बीसी बी का बनेगा। लेकिन अगर ऑल इंडिया में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा वो बनवाना पड़ेगा ओबीसी का। इस बार से एक अच्छी बात और क्या हो सकती है, जो आज न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है और एक दो दिन पहले ये कोर्ट में भी ये मामला गया था कि हो सकता है कि 2022 से, वैसे तो 2021 से इसको इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन 2022 से ऑल इंडिया कोटा में भी ओबीसी की सीटें रिजर्व हो जाएं। तो वहां से भी आप उसकी एडवांटेज ले सकते हैं। एक चीज मैं और भी साथ साथ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए, स्टूडेंट का काम होता है कि मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेके आना। लेकिन जब एक बार स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ले आता है तो अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी अच्छे से काउंसलिंग करा के जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है उस तरीके का कॉलेज उनको मिले। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे से उसकी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे वो ऑल इंडिया की बात करें, चाहे आप स्टेट की बात करें, अगर पहले राउंड में आप किसी कारण से छूट जाते हैं या स्किप कर जाते हैं या गलती से कोई गलत चॉइस फिल कर देते हैं तो सेकंड राउंड में आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अभी हम डिटेल में बात कर लेते हैं स्टेट वाइज कि उनका क्या क्या डोमिसाइल का रूल रहता है अगर आपने उसका बेनिफिट लेना है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्रा की। आंध्रा का आपको अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना है तो आपका वहाँ कम से कम 7 साल का कॉन्जिक्यूटिव एकेडमिक्स होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव से मतलब है कि लगातार आपकी जो पढ़ाई है, अपना सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th और 6th क्लास, ये अगर रेगुलरली आपने वहाँ से की है तो आप ऑटोमेटिकली आंध्रा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आंध्रा और तेलंगाना का रूल सेम रहता है। यहाँ कुछ बी कैटेगरी की सीट भी होती है जिनकी फीस रहती है 13.5 लाख। उसके लिए किसी दूसरे स्टेट का कैंडिडेट भी जाकर काउंसलिंग कर सकता है और अपने मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकता है। आसाम की बात करें, आसाम में क्योंकि कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलेगी। जो वहाँ के स्टेट के डोमिसाइल के बच्चे होंगे जिनको 85% में एडमिशन लेना है, उनको जो अपनी एजुकेशन है 7th से 12th उनको किया हुआ होना चाहिए। और एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है अगर आप इस कैटेगरी में, कि मिनिमम आपका जो स्टे है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो 20 साल से वहाँ स्टे करने चाहिए। इसके अलावा आपकी एजुकेशन वहाँ से होगी तभी आप आसाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
बिहार की बात करें तो बिहार में अगर आपके पास वहाँ का परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बन जाता है, तो आपने एजुकेशन चाहे दूसरे स्टेट से भी ली है तब भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट भी जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन वो अगर एम्प्लॉयड हैं बिहार गवर्नमेंट के साथ, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी जो मैं मेन मेन जो टॉपिक है उन्हीं को डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से भी इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसकी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जब भी आप नीट का फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके 5 साल पहले अगर आपके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में डेपुटेशन में चंडीगढ़ आए हुए हैं तो उनके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो कम से कम जो स्टे होना चाहिए नीट एप्लीकेशन फॉर्म तक, वो 3 साल का होना कंपलसरी है। यहाँ के जो कॉलेज की फीस रहती है दैट इज 25,000। यहाँ के कॉलेज में एनआरआई की सीट भी होती है। अगर आपका सपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है तो आप चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पुडुचेरी, इनके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें एनआरआई की सीट्स होती हैं। उनकी जो फीस है वो अलग अलग होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग फीस रहती है, लेकिन कम स्कोर में भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है अगर आप किसी तरीके से किसी स्पॉन्सर को फाइंड आउट कर लेते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सके आपके बिहाफ पे, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई नॉन है, रिलेटिव है, तो वो एक आपके लिए एडिशनल एडवांटेज हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की जो कंडीशन है कि आपको वहाँ से 12th क्लास का पास करना कंपलसरी है अगर आप स्टेट कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। आपको पहले से भी पता होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीट चली जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में। वहाँ कोई भी बच्चा फाइट करके सीट को ले सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर डोमिसाइल। और बाकी जो 85% जो सीट होती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो स्टेट के पास रहती हैं, यूटी के पास रहती हैं। उसके लिए स्टेट अपनी काउंसलिंग अलग से कराता है। अगर इनकी काउंसलिंग की और कंप्लीट डिटेल देखनी है कितनी कट ऑफ रहती है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ से भी ये कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उस आर्टिकल तक पहुँच सकें। नेक्स्ट जो स्टेट आता है दैट इज दिल्ली। दिल्ली की एडवांटेज क्या है, अगर आपने वहाँ से 11th और 12th कर लिया है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी एडवांटेज मिलती है वो यूपी के बच्चों को मिलती है या हरियाणा के बच्चों को मिलती है, जो नियर बाई स्टेट के बच्चे हैं उनको ये एडवांटेज मिल जाती है। इसी कारण से दिल्ली में कंपटीशन टफ हो जाता है। तो आप चाहें तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो कॉलेज हैं बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड है, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है कि 11th और 12th यहाँ के किसी स्कूल से करनी है। गोवा की बात करें तो गोवा में जो मिनिमम पीरियड है वो 10 साल का होना चाहिए आपका, और 5 years फॉर दोज हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन गोवा। तो या तो आपका जो स्टे होना चाहिए वो 10 साल का होना चाहिए, जो कैंडिडेट है वो 10 साल से अगर वहाँ रह रहा है, या आपके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर बोर्न हुए गोवा में, तो आपके लिए जो कंडीशन रहती है दैट इज 5 year। गुजरात के बारे में बहुत लोगों को कुछ गलत फहमी रहती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ
कि गुजरात में एडमिशन के लिए आपका क्लास 10th और 12th वहाँ के बोर्ड से करना कंपलसरी है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय स्कूल से पढ़ाई की है 8th क्लास तक, वो भी यहाँ का बेनिफिट ले सकते हैं गुजरात का। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है, आपने एजुकेशन कहीं से भी ली है, आपने दिल्ली से एजुकेशन ली है, आपने यूपी से ली है, आपने राजस्थान से ली है, हिमाचल से ली है, चंडीगढ़ से ली है, कहीं से ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए और उसके लिए कम से कम जो आपका स्टे है वो 10 साल होना चाहिए हरियाणा में। हिमाचल की बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके कम से कम 2 एग्जाम 8th से लेके और 12th तक, उसमें से कोई भी 2 एग्जाम या तो 8th का या 10th का या 12th का आपको यहाँ से करना कंपलसरी है, यहाँ के स्कूल से करना कंपलसरी है, तभी आप यहाँ का बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा, जैसे गुजरात के केस में होता है, जो यहाँ के जवाहर नवोदय स्कूल हैं, अगर आपने वहाँ से एजुकेशन ली है तो भी आपको इसकी एडवांटेज मिल सकती है। दूसरा, अगर किसी के पेरेंट्स अगर यहाँ पोस्टेड हैं और उनका 2 साल यहाँ हो गया है और बच्चे ने एजुकेशन अगर 12th हिमाचल से की है, तब भी आप हिमाचल के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, हिमाचल की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही कम होती है। इवन 525 में भी आप एक गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिसमें 612, 615, 617 तक भी कॉलेज नहीं मिलता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो 635 वाले कैंडिडेट को भी एडमिशन नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि डोमिसाइल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको अगर आप बनवा लेते हैं तो आपका जो सपना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो पूरा हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो आपका जो क्लास 12th वो यहाँ से होना आपका कंपलसरी है, तभी आप यहाँ का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ का डोमिसाइल होना जरूरी है। झारखंड की बात करें तो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ से 10+2 करना कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ का जो परमानेंट रेजिडेंट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कर्नाटका में हालांकि बहुत सारी कंडीशन होती हैं, लेकिन अगर आप इसको ब्रीफ में समझना चाहें तो आपका क्या होना चाहिए, 11th एंड 12th के अलावा 7 साल की कॉन्टिन्यूस स्टडी आपके पास यहाँ से होनी चाहिए और आपके पास यहाँ का अगर डोमिसाइल है तभी आप यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। कर्नाटका बहुत हाई डिमांड में रहता है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेज ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, एकेडमिक्स अच्छी है, कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है, पीजी सीट्स ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में भी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है। अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। केरला की बात करें तो केरला में 2 तरीके की सीट होती हैं, एक होती है NK1, NK2। NK2 में वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिन्होंने यहाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आप कैटेगरी कौन सी चूज कर सकते हैं, NK2। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दूसरे स्टेट का बच्चा केरला के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो NK2 कैटेगरी में आता है और वो इसकी एडवांटेज ले सकता है। इसके लिए कंडीशन क्या है, जो NK1 कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, studied qualifying course in Kerala and parents have worked with government of Kerala for minimum of 2 years। मतलब कम से कम 2 साल आपके पेरेंट्स का यहाँ स्टे होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एजुकेशन यहाँ होनी चाहिए, तभी जो नॉन केरलाइट कैंडिडेट हैं उसको यहाँ की एडवांटेज मिल सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया था
कि अगर जो केरला के कैंडिडेट हैं उनके लिए एजुकेशन हो गया आपका 8 से लेकर 12 तक। इसके अलावा आपका जो रेजिडेंस होना चाहिए वो कम से कम 5 साल का यहाँ स्टे होना चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट लेंगे। नॉन केरलाइट कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए जो सीट्स होंगी दैट आर रिजर्व ओनली इन मैनेजमेंट सीट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज इन केरला। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश भी काफ़ी अच्छी डिमांड में रहता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ सीट रिजर्व होती हैं स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, जिनकी फीस रहती है मात्र 25,000 रुपये। तो आप यहाँ का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें भी कई तरीके की रिजर्वेशन है। इसके लिए हमारा एक पूरा आर्टिकल भी लिखा हुआ है, उसको भी चाहे तो आप गूगल से पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश MBBS डोमिसाइल क्राइटेरिया हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और देखा जाए जो प्राइवेट कॉलेज में अगर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी जाते हैं तो उनके लिए भी फीस काफ़ी नॉमिनल रहती है, लगभग 8,40,000। तो वो भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो टोटल 5 टाइप होती हैं, लेकिन बेसिक जो आपका टाइप ए है उसमें आपका क्या होना चाहिए, वहाँ से आपका 10th और 12th होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आपका वहाँ 10 साल रहना कंपलसरी है। आप चाहें तो टाइप बी को भी चेक कर सकते हैं, टाइप सी और टाइप डी को भी चेक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इसमें इसके अलावा एक होता है इंस्टीट्यूशनल कोटा, जो बेसिकली सीट्स होती हैं NRI कोटा की। उसमें से अगर कुछ सीट बच जाती हैं तो उन सीटों के अगेंस्ट में दूसरे स्टेट के बच्चा यहाँ आके एडमिशन ले सकता है। अदरवाइज ये जो स्टेट है ये क्लोज स्टेट है, और इसके प्राइवेट कॉलेज में दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो ओपन फॉर ऑल है। उसमें किसी भी स्टेट का बच्चा जाके प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो उनका क्राइटेरिया होता है उसमें आपकी जो एजुकेशन है 10th और 12th वो वहाँ से होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ का होना चाहिए, तभी आप वहाँ एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज ये भी एक क्लोज स्टेट है और यहाँ आप एडमिशन नहीं ले सकते। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो 8 से लेकर 12 तक होनी चाहिए। और अगर आपको वहाँ का स्टेट का डोमिसाइल लेना है तो कम से कम 10 साल का स्टे आपके पेरेंट्स का वहाँ होना चाहिए। ऐसे जो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में है राजस्थान में, उनका जो कम से कम स्टे होना चाहिए वो होना चाहिए 3 साल का, तभी आप राजस्थान के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो आपकी एजुकेशन है वो 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक आपकी एजुकेशन तमिलनाडु में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं स्टेट कोटा के लिए। और क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है तो आप इसकी एडवांटेज ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसके अलावा आप चाहें तो कैटेगरी बी में एडमिशन ले सकते हैं। उसकी फीस रहती है लगभग 14 लाख। उसमें किसी भी स्टेट का बच्चा आके यहाँ काउंसलिंग कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। तेलंगाना का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तेलंगाना और आंध्रा की जो कंडीशन होती है लगभग लगभग सेम ही रहती है। आपके पास 7 कॉन्जिक्यूटिव एकेडमिक्स ईयर का एजुकेशन प्लस डोमिसाइल होना चाहिए। वहाँ के जो लोकल कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, वो हम आपको किसी बाद में वीडियो में डिटेल में बता देंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अच्छी बात क्या है, यहाँ कंपटीशन कम रहता है, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है 10th और 12th वो यहाँ से होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ का परमानेंट डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में जो क्राइटेरिया होता है आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपकी एजुकेशन
यूपी से हो, आपने 10th 11th और 12th अगर यूपी से किया है तो आपको किसी भी तरीके का कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एजुकेशन अगर यूपी से नहीं है, मान लिया आप दिल्ली में पढ़ते हैं, आप हरियाणा में पढ़ते हैं या राजस्थान में पढ़ते हैं, उस केस में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उस केस में आपके पेरेंट्स का वहाँ 3 साल रहना कंपलसरी है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 3 तरीके की क्राइटेरिया होती है: परफॉर्मा A1, परफॉर्मा A2, परफॉर्मा बी। ए में 2 पार्ट होते हैं, A1 और A2 और परफॉर्मा बी। यहाँ की बात क्या है, अच्छी क्या है, यहाँ भी काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें गवर्नमेंट सीट होती है, उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट को ही मिलता है। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अगर ये चाहें कि हम वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर लें और वहाँ की जो गवर्नमेंट सीट है प्राइवेट कॉलेज में उसमें एडमिशन ले लें, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ का जो एक बेसिक क्राइटेरिया है प्रोफार्मा A1 के हिसाब से, उसके लिए कॉन्टिन्यूस आपका 10 साल का स्टे यहाँ होता है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं परफॉर्मा A1 के लिए। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की कि जितने भी स्टेट और यूटीज अपने इंडिया में हैं उनके लिए डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या रहता है, कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में जो भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं उसको काउंसलिंग से पहले हम कवर करते हैं, ताकि आप अच्छे से काउंसलिंग ले सकें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम ये नहीं कहते कि आप हमसे काउंसलिंग ले, आप काउंसलिंग किसी से भी ले सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि जो भी काउंसलर है वो पुराना काउंसलर है, उसको सारी नॉलेज है, वो आपको अच्छे से नॉलेज दे सके और वो इस तरीके की नॉलेज दे, इस तरीके की गाइडेंस दे ताकि आपको पीजी एडमिशन में भी बेनिफिट हो। अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो भी आपका सपना है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोचते हैं, वहाँ आप एडमिशन लेंगे और अपना सपना साकार करेंगे। थैंक यू सो मच।